खुशामदीद। आज हम तारीख के एक ऐसे बाब पर रोशनी डालने वाले हैं जो सच में बेहद दिलचस्प और सबक आमोज है। आज के इस तज्ज़िये में हम 1947 की तक़सीम से पहले के बरे-सग़ीर, वहाँ की मुश्तरका सक़ाफ़त, आम रहन सहन और लोगों की आम जिंदगी का जायज़ा लेंगे। मकसद सिर्फ इतना है कि हम उस सदियों पुरानी ज़मीन की खूबसूरती को थोड़ा बेहतर समझ सकें, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुले मिले हुए थे और गहरे रिश्तों में बंधे थे। ये तारीख का वो हिस्सा है जो आज भी कहीं ना कहीं हमारी बुनियादों में मौजूद है। तो चलिए इस मौजू की गहराई में उतरते हैं और इस तज़ाद को समझते हैं। जब हम आज के दौर को देखते हैं ना, तो जहन में फ़ौरन सख्त सरहदों और ऊंची दीवारों से बनते हुए दो अलग अलग मुल्क आते हैं। हमारा जदीद नज़रिया उन्हीं लकीरों तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन ज़रा ठहरिए, 1947 से पहले की हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस वक्त लोग एक ही मिट्टी से इस तरह जुड़े हुए थे कि दरमियान में कोई वाज़े दीवारें नहीं, बल्कि सिर्फ राब्ते थे। एक ऐसी बग़ैर सरहद की ज़िंदगी जिसे आज तसव्वुर करना शायद हमें थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये इस खित्ते की एक ठोस ज़मीनी हकीकत थी। पहला हिस्सा, मोहल्ला कल्चर, जो उस मुश्तरका ज़िंदगी का दिल धड़काता था। और ये बात इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल है कि उस वक्त का मोहल्ला कल्चर आपस में किस कदर जुड़ा हुआ था। घर और जिंदगियां इस कदर आपस में गुंधी होती थीं कि ये बताना नामुमकिन सा था कि एक मुसलमान का घर कहाँ ख़त्म हो रहा है और पड़ोस में किसी हिंदू या सिख की दीवार कहाँ से शुरू हो रही है। अब ज़रा इन सांझे चूल्हे या मुश्तरका तंदूर का तस्वर कीजिए। देहातों में ये सिर्फ खाना पकाने की जगह बिल्कुल नहीं थे, ये तो बाकायदा समाजी राब्तों का एक मरकज़ थे। यहाँ अलग अलग घरानों और मज़ाहिब की ख़वातीन मिल बैठकर रोटियां पकाती थीं और साथ साथ रोज़मर्रा के मसाइल, बच्चों की बातें और ज़िंदगी के दुख सुख बांटती थीं। ये चूल्हे दरअसल उस गर्मी और मोहब्बत की जीती जागती अलामत थे जो उस वक्त रजी बसी थी। और बात सिर्फ खाने तक महदूद नहीं थी, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश करना भी किसी एक घराने के अकेले की जिम्मेदारी नहीं समझी जाती थी। बच्चे पूरी आज़ादी से गलियों में खेलते और उनकी तरबियत में, उन्हें आदाब सिखाने में पूरा मोहल्ला अपना किरदार अदा करता था। एक और खूबसूरत रिवायत ये थी कि घर में बनने वाला नया या खास खाना अपने पड़ोसियों के साथ बांटना एक लाजमी रस्म समझी जाती थी, चाहे उनका मज़हब कोई भी हो। खाना बांटने की इस इंतहाई सादगी में ही दरअसल उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की ताकत छुपी हुई थी। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ, त्यौहार और मजहबी रवादारी। अब इस मालूमात के बारे में जो बात वाकई सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि मजहबी तकरीबात किसी एक ख़ानदान या एक तबके के अंदर महदूद नहीं होती थीं। ये तो पूरे शहर के जश्न होते थे। मिसाल के तौर पर ईद आती तो मुसलमान घराने ख़ास तौर पर अपने हिंदू दोस्तों के लिए सेवैयाँ तैयार करते, और जब दिवाली का मौका आता तो हिंदू घरों से मिठाइयों के थाल सीधा मुसलमान पड़ोसियों के घर पहुँचते। पंजाब की तरफ देखें तो बसंत और होली ऐसे त्यौहार थे जिनमें आसमान पतंगों से और ज़मीन रंगों से भरी होती थी, और वहाँ किसी किस्म के मजहबी फ़र्क का कोई वजूद नहीं होता था। सब मिलकर खुशियाँ मनाते थे। लेकिन ठहरिए, ये भाईचारा सिर्फ खुशियों तक महदूद नहीं था। बाहमी एहतराम की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मुहर्रम के अशरे में जब अज़ादारी और गम के दिन होते थे तो हिंदू और सिख पड़ोसी इस बात का खुसूसी ख्याल रखते थे कि उन दिनों में कोई संगीत या जश्न की तकरीब हरगिज़ ना हो। ये बात इस चीज़ का बहुत बड़ा सबूत है कि रवादारी का मतलब सिर्फ खुशी बांटना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के गम और अकायद का दिल से एहतराम करना भी होता है। तीसरा हिस्सा, ज़बान और अदब की जोड़ने वाली ताकत। मोहल्ले और त्यौहार के बाद चलिए अब देखते हैं कि लोग ज़हनी तौर पर कैसे जुड़े थे। ज़बान किसी भी मुआशरे की रूह होती है, और उस दौर में हिंदुस्तानी नामक एक ऐसी आम फहम ज़बान थी जो सब बोलते थे। ये ना तो खालिस उर्दू थी और ना ही बिल्कुल सख्त हिंदी, बल्कि इन दोनों का एक बेहद खूबसूरत इम्तिजाज थी। ये ज़बान किसी मजहबी या लिसानी तक़सीम का शिकार नहीं थी, इसके बजाय ये अवाम की वो मुश्तरका ज़बान थी जिसमें सब आसानी और रवानी के साथ अपने जज्बात एक दूसरे तक पहुँचाते थे। और बिल्कुल इसी जुड़ी हुई ज़बान ने एक अजीम अदबी दौर को जन्म दिया। ज़रा सोचिए उस माहौल का जहाँ मुश्तरका अदबी मजालिस में अल्लामा इकबाल, जोश मलिहाबादी और फिराक गोरखपुरी जैसे अजीम शायर एक ही मंच, एक ही स्टेज पर जमा होते थे। उन्हें सुनने वालों में हर तबके के लोग शामिल होते थे। आवामी कुतुबखानों और दुकानों पर आसानी से दस्तयाब अदब हर आम व ख़ास के मुताले में रहता था। ये लाइब्रेरियां और अदबी महफिलें दरअसल मुख्तलिफ जहनों और मिजाजों को एक साथ मिलाने का एक शानदार मरकज़ थीं। चौथा हिस्सा, भरोसे पर कायम कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुआशी एतमाद कैसे बनता था। उस वक्त के कारोबार में सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं बल्कि भरोसा था। ज़राअत के शोबे में किसानों के खेत आपस में जुड़े होते थे और फसलों के लिए पानी की तकसीम के फैसले आपसी इत्तेफाक से तय होते थे।
रोज़मर्रा रिटेल या दुकानदारी में लोग आमतौर पर मुश्तरका पार्टनरशिप में दुकान चलाते थे, और जो बात सच में हैरानकुन है वो ये कि सोने और कपड़े जैसे इंतहाई कीमती कारोबारी लेन देन में हिंदू और मुसलमान ताजिर बेझिझक एक दूसरे के ज़मानती यानी गारंटर्स बन जाते थे। कारोबार सिर्फ नफ़े नुकसान पर नहीं, किरदार पर चल रहा था। 5वां हिस्सा, लिबास, जो दरअसल एक इलाकाई शनाख्त थी। आज के दौर में हम अक्सर पहनावे को किसी खास मजहब से जोड़ देते हैं ना, लेकिन उस वक्त लिबास किसी मजहब का नहीं बल्कि किसी खास इलाके और ज़मीन का निशान हुआ करता था। मिसाल के तौर पर पंजाब में धोती कुर्ता और पगड़ी एक मुसलमान भी पहनता था और एक सिख भी। इसी तरह ख़वातीन में रिवायती साड़ी और शलवार कमीज़ पहनने का आम रिवाज था, जो उनकी सकाफ़ती जड़ों को जाहिर करता था। मतलब आपका लिबास आपकी मट्टी की पहचान था। ये एक खूबसूरत मिसाल है कि उनका रहन सहन किस तरह आपस में मिला हुआ था। 6वां हिस्सा, तकसीम का साया। यहां से तारीख एक नया रुख लेती है। तो इसमें अहम नुक्ता यह है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सदियों पर मुहित इस मुश्तरका सकाफत पर आखिरकार तकसीम का साया पड़ने लगा। 1940 की दिहाई में उभरती हुई सियासी बेचैनी और अलग वतन की मांग ने इस सदियों पुराने निज़ाम में दरारें डालना शुरू कर दी। सियासत के दाखिले से उन ताल्लुकात में शक और फासले आने लगे जो पहले करीबी समाजी राब्तों पर कायम थे। फिर 1947 की तकसीम आई और मट्टी दो वाज़े हिस्सों में बट गई। लेकिन सरहदों की इस लकीर ने दिलों और उन यादों का क्या किया जो अंदर बसी थीं। इस इख्तबास को देखें, ये सच में दिल को छू लेने वाली बात है। वक्त गुजर गया, सरहदें बन गईं, लोग अलग हो गए, लेकिन आज भी जब उस दौर के बुजुर्ग आपस में मिलते हैं या गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं तो उनकी आंखों में लकीरें नहीं होती। उनकी आंखों में वो पुराना बगैर सरहद का लाहौर, दिल्ली, अमृतसर और लखनऊ बिल्कुल वैसे ही चमक उठता है। वो अपने बचपन और जवानी के उस दौर को उस मोहब्बत और एहतराम के बगैर याद ही नहीं कर पाते जो उन्होंने एक साथ गुजारा था। और यही याद हमें आज के इस तज्जिये के आखिरी और सबसे अहम सवाल की तरफ ले आती है। 1947 से पहले की ये तस्वीर सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं बल्कि हमारे लिए एक आईना है। तो क्या तारीख से हमें वजाहतन ये सबक मिलता है कि एक साथ रहने के लिए इंसानियत और भाईचारा किसी भी और चीज़ से पहले आता है? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है ये तारीखी जायज़ा आप सबके लिए दिलचस्प और मालूमाती रहा होगा। वक्त निकालने का शुक्रिया।